हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चर्च से फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग 9th क्लास के संस्कृत के 8 चैप्टर नीति पदानी तक के व्याख्या को देख लिया है और 6 चैप्टर संस्कृत साहित्य पर्यावरण तक का आंसर क्वेश्चन हमने PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है और वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर ज्ञान भारम क्रिया बिना के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में मौखिक के 2 प्रश्न और लिखित के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम लोग मौखिक के दोनों प्रश्न और लिखित के 1 प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आंसर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, पहले आप उस व्याख्या को देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से उस व्याख्या को बताया गया है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है, जो कि उसमें हमने चर्चा की है। तो आइए आज के इस आंसर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें संधि से संबंधित कुछ नियम बताए हैं जो आपके आगे के क्लासेस में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न उत्तर को देखते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है बाबू, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन वदत्। एक पदेन वदत् मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा पहला का क प्रश्न है, तेषां तरयः केन व्यपादिता। व्यपादिता मतलब हो जाता है खा जाना। तेषां माने उन लोगों को, त्रयः माने 3, उन तीनों को कौन खा गया? तो उन तीनों को सिंह ने खा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहेन। फिर अगला प्रश्न है, तेषां त्रयः शास्त्र पारंगतः किंतु कीदृशः आसन्। वे तीनों शास्त्र में पारंगत थे, यानी शास्त्र में निपुण थे, किंतु कैसे थे? तो वो बुद्धिहीन थे, मतलब मूर्ख थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि रहितः, माने बुद्धि से रहित, यानी उसके पास बुद्धि नहीं था। अगला प्रश्न है बाबू, प्रथमः युवकः किम अकरोत्। पहला युवक ने क्या किया? तो पहला युवक ने वहाँ पे जो हड्डी जो रखा गया था नहीं, मतलब छिटाया हुआ था, पहला ने हड्डी बटोरना शुरू कर दिया। दूसरा ने उसमें रुधिर यानी कि रक्त और मांस का संचार कर दिया, और तीसरा ने उसमें प्राण स्थापित कर दिया। तो तीनों से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रथमः युवकः किम अकरोत्, तो पहला ने क्या किया? अस्थि संचयः। अस्थि माने होता है हड्डी, संचय माने इकट्ठा करना, मतलब कि पहला व्यक्ति ने हड्डी को इकट्ठा किया। चर्म मांस रुधिरः केन संयोजितम, यानी रक्त और मांस का संचार किसने किया? तो अभी हमने बताया कि दूसरे व्यक्ति ने उसमें रक्त और मांस का संचार किया। फिर चतुर्थः वृक्षादवर्तीयः कुत्र गतः, मतलब चौथा जो उनके साथ गया था, शास्त्र में पारंगत नहीं था, लेकिन वो बुद्धिजीवी था, बुद्धिमान था। जब ये अपना क्रियाकलाप कर रहे थे तो बहुत समझाया, लेकिन ना समझाने के बाद ये कहा रुक जाओ, मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो। अब वही प्रश्न कर रहा है, चौथा पेड़ से उतर के कहाँ चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गृहम। तो वो पेड़ से उतर के कहाँ चला गया? घर चला गया। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन वदत्। यानी कि अब हमें एक शब्द में नहीं, एक वाक्य में आंसर देना हुआ है। तो आइए 2 का क प्रश्न है, अयम निजः परः वा
इति कस्य गणना भवति। यह मेरा है वह तुम्हारा है ऐसा कौन व्यक्ति करता है। तो एक बहुत ही सुंदर आपके पास दोहा या श्लोक दिया गया है। आइए उस श्लोक को हम आपको दिखाते हैं तो आप कन्फर्म हो जाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए उस श्लोक को हम दिखाते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे वो श्लोक दिया हुआ है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है वह तुम्हारा है ऐसी गणना मंद बुद्धि या नीच बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता, उदारता तो उसमें है जो यह कहता है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। तो ऐसा गणना कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु चेतसाम, यानी निम्न बुद्धि वाले इसकी गणना करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है विद्यायाः काः उत्तमा, माने विद्या से उत्तम क्या है? तो विद्या से उत्तम क्या है बाबू? बुद्धि है। ग प्रश्न है त्रयो अपि केन व्यापादितः, उन तीनों को कौन खा गया? तो त्रयो अपि सिंहेन व्यापादितः, उन तीनों को सिंह ने खा लिया। घ प्रश्न है मार्गशित्रहिते अट्टाभ्याम कानि दृश्यानि। अट्टाभ्याम मतलब होता है बगीचा या रास्ता। मार्ग चलते हुए रास्ते में उन लोगों को क्या दिखाई दिया, क्या देखा? तो मार्गशित्रहिते अट्टाभ्याम कतिचिद अस्थिनि दृष्टानि, यानी किसी की हड्डी को उन्होंने देखा। अंग प्रश्न है बाबू किम सिंह वन्य पशु अस्ति, क्या सिंह वन्य पशु है? तो इसका आंसर होगा आम। आम मतलब होता है हाँ, सिंह वन्य पशु अस्ति, हाँ सिंह वन्य पशु है। चलिए अब हम लोग लिखित प्रश्न को करेंगे। लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है बाबू संधि विच्छेद। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये ग्रामर से संबंधित है। संधि विच्छेद करने के लिए हमारा पहला शब्द है एकस्तु। तो एकस्तु जो है बाबू ये हमारा विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि को हम लोग 5 तरीके से बनाते हैं। विसर्ग संधि का नियम है। तो पहला लोप, ये लेप नहीं होगा बाबू, लोप हो जाएगा किसका? इस विसर्ग का। और जब विसर्ग का लोप होगा तो कहाँ पे ओ लगेगा और कहाँ पे ये अवग्रह, कहीं देखिएगा ये ऐसे उसमें बना रहता है, इसको अवग्रह कहते हैं, इस टाइप का बना रहता है। तो इसमें हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारे लिए आवश्यक है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग रत्व संधि या सत्व संधि इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि इन दोनों से संबंधित आपके पास संधि विच्छेद करने के नियम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि में विसर्ग अपने आगे आने वाले स्वर या व्यंजन वर्ण से, आगे आने वाले स्वर्ण या व्यंजन वर्ण से विकार उत्पन्न करता है। तो एकस्तु का हमने बताया, एकस्तु जो है ये हमारा सत्व स्वर है, यानी विसर्ग का चेंज होगा श में। और श हमारे पास 3 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। फिर हमारे पास कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ पे तालव्य श का चेंज होगा, कहाँ मूर्धन्य श और कहाँ दंत श। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं बाबू, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, यानी च वर्ग से संबंधित कोई भी वर्ण आएगा तो वो हमारा तालव्य श में चेंज होगा। ट वर्ग से संबंधित कोई वर्ण आएगा तो हमारा मूर्धन्य श में चेंज होगा। और त वर्ग से कोई वर्ण आता है तो वो हमारा तालव्य मूर्धन्य दंत श में चेंज होगा। आइए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे हमारे पास है रामः धन चेतः। अब यहाँ पे च आया तो ई च किस में बदलेगा? तालव्य श में। यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगा वो हमारा विसर्ग में ही चेंजिंग होगा। तो राम और विसर्ग के लिए किस में? तालव्य श। तो ये बनेगा रामश्चेत,
अगला है कृष्ण धन क्षयति। ये छ आया, ये हमारा च वर्ग से है, तो इस छ को उसी तरह रहने देंगे और ये विसर्ग हमारा किस में चेंज हो जाएगा, तालव्य स में। तो कृष्ण का सेम और विसर्ग के लिए तालव्य स और क्षयति, तो कृष्ण क्षयति। अब हमारे पास ये शब्द है एकस्तु, तो इसका संधि विच्छेद होगा एक, और ए मूर्धन्य स है, एक किस वर्ग का है, त वर्ग का, इसलिए त का हो जाएगा तु, अंक अंत में त वर्ग से है, तो एक धन तु, एकस्तु का संधि विच्छेद होगा एक धन तु। समझ में आ रही है, हमने यहाँ पे बता भी दिया है। आइए अगला को देखते हैं रत्व संधि, यानी हम विसर्ग को अब र में चेंजिंग करेंगे। तो इसके लिए एक नियम है बाबू, अपादान से भिन्न स्वर। अपादान से भिन्न स्वर कहने का मतलब कि कोई भी स्वर हो लेकिन अ और आ नहीं होना चाहिए पहले यानी शुरू में, और बाद का कोई भी स्वर हो सकता है, तब वो हमारा विसर्ग र में चेंज होगा। और दूसरा कहता है उत्तर पद। उत्तर पद माने बाद वाला पद बाबू व्यंजन से शुरू होना चाहिए, और व्यंजन से शुरू होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यंजन आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, 3 4 5 कहने का मतलब मान लीजिए क ख को पढ़ते हैं बाबू, तो क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा और अंग पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा अगर पांचवा वर्ण आएगा तब हमारा विसर्ग र में चेंज होगा, या य र ल व और ह रहता है तो हमारा विसर्ग र में चेंज होगा। तो आइए, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में है मित्रैर मंत्रितम, तो संधि विच्छेद बनेगा मित्रैः धन मंत्रितम। अब इस अह किस में बदल गया, र में, र किस में बदल गया बाबू, अह में। तो देखिए हमारा अंतिम वर्ण यानी बाद वाला वर्ण किससे शुरू हो गया, म से, और म हमारा प वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो गया, र में परिवर्तन हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब अलग से दे रहे हैं, जैसे हरि धन गच्छति। तो हरि और ये हमारा है क वर्ग के तीसरा वर्ण ग, तो इस जो भी परिवर्तन होगा वो हमारे विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। तो इस विसर्ग के बदले हम क्या लिखेंगे, र। तो इसको लिखेंगे ऐसे ह री और विसर्ग के लिए आधा र, धन गच्छति। तो ये आधा र है बाबू, ये आगे वाले वर्ण का ऊपर रेफ बन जाता है, इसलिए बना हरिर गच्छति। अगला है तैः धन भक्ष्यते, और ए भ भी है, ए प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो ये भी बनेगा तय और विसर्ग के लिए र भक्ष्यते। आइए अगला देखते हैं। अब है हमारा बाबू भविष्यतीति, और ये भविष्यतीति जो है ये हमारा स्वर संधि में, और स्वर संधि में भी ये हमारा दीर्घ संधि है। क्यों, अब दीर्घ संधि उसे कहते हैं बाबू जब दो समान स्वरों के मेल होता है। जैसे दो समान स्वर्ण मान लेते हैं, प्लस दिखाएगा एक तरफ माने पूर्व पद और उत्तर पद, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे, या पहले छोटी ई बाद में बड़ी ई है तब भी हमारा बड़ी ई बनेगा, या पहले बड़ी ई बाद में छोटी ई तब भी हमारा बड़ी ही बनेगा, या दोनों बड़ी ई हैं तब भी हमारा बड़ी ई है। आप इसके जगह पे अ धन आ तब भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा, आ धन अ तब भी हमारा आ बनेगा, आ धन आ तभी हमारा आ बनेगा, यानी समान स्वर अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए बाबू भविष्यतीति,
इसका संधि विच्छेद होगा भविष्यति। अब यहाँ पे तो देखिए ये हमारा छोटी ई है और यहाँ पे बाद में भी छोटी ई, तो बनेगा बड़ी ई। तो देखिए भविष्यति और बाद वाला ती, तो भविष्यति ती। अगला है मार्गशीर्षे। तो अब मार्ग और आ, मार्ग अ आया और ये आ आया तो आ में बदल जाएगा, तो हमारा संधि विच्छेद हुआ मार्गाश्रितैः। ये है दोनों हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आइए अब है हमारा ततश्च। ये ऐसे लिखा है बाबू, त श च, और ये हमारा सत्व, अभी हमने बताया सत्व संधि का उदाहरण है विसर्ग संधि में। तो अब देखिए ये तालव्य श आया तो तालव्य श च वर्ग में बदलता है, इसलिए ततश्च का संधि विच्छेद हुआ ततः धन च। अगला है बाबू यावज्जीवनम। अब यावज्जीवनम जो है ये हमारा व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में बाबू नियमों का भंडार है। उसी नियमों में से एक नियम है तो से संबंधित नियम, यानी हमारा पूर्ववत पद तो है और तो के बाद या तो च है तो छ है तो बदल जाएगा च में, ज है या झ है तो बदलेगा ज में, ट है या ठ है तो बदलेगा ट में, ड है और ढ है तो बदलेगा ड में, और ल का हमारा ल ही रहता है या कहीं कहीं तो हमारा ल बन जाता है। ये एक छोटा सा इसका परिवार है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। च और छ में बड़ा कौन, पहले आया च तो बड़ा हुआ च, इसलिए तो च में बदल जाएगा। तो आपके पास यावज्जीवनम है, तो अभी देखिए तो के बाद ज रहे तो किस में बदल जाएगा, ज में, या ज किस में बदल जाएगा, तो में। तो देखिए यहाँ पे है याव और ये आधा ज है, ये किस में बदल जाएगा, तो में। तो हो गया यावत धन जीवनम। आइए एक दूसरा उदाहरण है उत धन चारण, यानी तो के बाद जब च या छ रहे तो च छ किस में बदलता है, च में। इसका मतलब ये च किस में बदल जाएगा, आधा ये तो है ये आधा च में बदल गया, इसलिए हो गया उच्चारण। आइए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे सत्य धन चरित्र, तो किस में बदलेगा, च में, तो बनेगा हमारा सच्चरित। अब ये हमारा तो किस में बदलेगा, ज में। तो के बाद अगर ज रहे या झ रहे तो कब किस में बदल जाएगा, ज में। तो सत्य धन जन सज्जन, बहुत धन टीका। अब तो के बाद ट या ढ रहे तो किस में बदलता है, ट में। तो इस ट किस में बदल जाएगा, ट में, तो बहुत टीका। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए एक और है देख लेते हैं यहाँ पे उत धन लाश। अब तो किस में बदल जाता है, ल में, तो आधा तो है तो आधा ल, उत धन लाश उल्लास। तो आपको ये संधि से संबंधित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।